ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहाँ के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। एसआईआर पर चर्चा है तो अपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन को सुझाव देना चाहिए, उसका सरकार से कोई संबंध नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि चुनाव आयोग के पास कानूनी तौर पर एसआईआर करवाने का कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस के तो जेहन में एक ही चीज बसी हुई है, एसआईआर। कांग्रेस अपनी हार जो है वो एसआईआर में देख रही है। नमस्कार, महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। चुनाव सुधार के नाम पर एक बार फिर से संग्राम छिड़ गया है। बात एसआईआर को लेकर बड़े घमासान की करें तो एसआईआर को लेकर कई दिनों से हंगामा लगातार हमने देखा। बवाल भी हुआ, सवाल भी हुए। आज लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा चल रही। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने चर्चा का आगाज किया, जहां उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का कोई अधिकार ही नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि बैलेट पेपर से ही चुनाव कराया जाए, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया को भी बदला जाए। इसके अलावा लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए। राहुल ने आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्थाओं पर सरकार ने कब्जा कर लिया है, चुनाव आयोग हमारे सवालों का जवाब नहीं देता है। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाए। अखिलेश ने कहा कि बैलेट पेपर से ही चुनाव कराया जाना चाहिए। अब इस पर सत्ता पक्ष की ओर से भी जवाब आया। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि चुनाव बैलेट से जब होते थे तब बूथ को लूट लिया जाता था, बैलेट लूट का हथकंडा था, लेकिन आज हमारी चुनाव प्रक्रिया सबसे पारदर्शी और सर्वश्रेष्ठ है। इसमें सुधार की आवश्यकता नहीं है फिलहाल, लेकिन इन सब के बीच में सवाल जरूर है कि चुनाव आयोग निष्पक्षता पर विपक्ष जो सवाल लगातार खड़े कर रहा, उसका कोई वाकई आधार दे पाए। अगर मनीष तिवारी ये कहते हैं कि चुनाव आयोग को एसआईआर का कानूनी कोई अधिकार ही नहीं है, तो फिर उसके पहले जब एसआईआर होते थे तो किस आधार पर होते थे, ये भी सवाल है। आखिर क्यों विपक्ष को चुनाव आयोग पर कतई भरोसा नहीं है? सवाल ये भी है कि चुनाव सुधार पर चर्चा से एसआईआर पर जो बवाल लगातार चल रहा, क्या अब वो थमेगा? आज इस मुद्दे पर हम भी करेंगे चर्चा, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। एसआईआर पर मचे बवाल, विपक्ष के तीखे सवाल और सियासी उबाल के बीच लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने की, जहां उन्होंने सदन में दावा कर दिया कि एसआईआर का कानूनी अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने सदन में 5 मांगे रखी। मनीष तिवारी ने मांग की, देश में चुनावों से पहले डायरेक्ट केस ट्रांसफर करने पर रोक लगे, चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का कानून बदले, कमेटी में राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई को शामिल करें, एसआईआर की प्रक्रिया को फौरन बंद कराएं। एसआईआर की प्रक्रिया को तत्काल रोकने की मांग कर कांग्रेस सांसद ने पूरी प्रक्रिया को ही गैर कानूनी करार दिया है। ना संविधान में ना कानून में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कोई प्रावधान है। ये सिर्फ एक अख्तियार चुनाव आयोग को दिया गया था कि अगर किसी क्षेत्र में कोई गड़बड़ी है इलेक्टोरल रोल के साथ, कोई मतदाता सूची ठीक नहीं है, तो उसको ठीक करने के लिए फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड रीजंस टू बी मेड पब्लिक, तो ही आप एसआईआर कर सकते हैं। आप पूरे बिहार के लिए एसआईआर नहीं कर सकते, आप पूरे केरल के लिए एसआईआर नहीं कर सकते, आप पूरे पश्चिम बंगाल के लिए एसआईआर नहीं कर सकते। एसआईआर की प्रक्रिया पर एक ओर कांग्रेस ने लोकसभा में सवाल खड़े किए तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने भी चुनाव आयोग की मंशा को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। अखिलेश ने मांग की, इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का तरीका बदला जाए, इलेक्शन बैलेट पेपर से हो। साथ ही अखिलेश ने आरोप लगाया कि एसआईआर के बहाने एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। एसआईआर नहीं है,
ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। भाई एसआईआर में जिसका नाम नहीं उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत है? इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, जो काम ये खुलकर नहीं कर सकते थे एनआरसी, वो काम ये एसआईआर के बहाने कर रहे हैं, तभी ये कभी कभी कहते हैं घुसपैठियां हैं और डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। संसद में एसआईआर को लेकर घमासान छिड़ा और इस बीच सियासी तपिश तब और बढ़ने लगी जब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी को नोटिस दिया। ये नोटिस उस याचिका पर आया जिसमें दावा किया गया कि सोनिया गांधी का नाम 1980-81 की वोटर लिस्ट में गलत तरीके से जोड़ा गया। याचिकाकर्ता का आरोप है सोनिया गांधी का नाम साल 1980 में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि सोनिया गांधी भारतीय नागरिक 1983 में बनी। याचिका में कहा गया कि यह दर्शाता है कि पहली बार नाम जोड़ने के लिए फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया होगा। विकास त्रिपाठी की ओर से दलील की गई कि यह मामला संज्ञेय अपराध का बनता है और प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। याचिकाकर्ता की इस मांग पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष को नोटिस जारी किया और नोटिस जारी होते ही सियासी संग्राम छिड़ गया। इन्होंने जो है बिना अपने कागज, बिना नागरिकता हुए के बिना वोट डाला। तो कांग्रेस जो पार्टी, आप ये सोच सकते हैं कि एक पॉलिटिकल परिवार से आने के बावजूद ये हमेशा कानूनों का और नियमों का उल्लंघन करते रहे। प्रमाण है उनके पास? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला जब वो सिटीजन बनी। प्रमाण दिखाएं। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं लोग आखिर? क्यों? अब पता नहीं क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं। वो बेचारी 80 साल की होने वाली है, पूरी उम्र उन्होंने देश की सेवा की है, तो मतलब इस उम्र में तो छोड़ देना चाहिए। प्रियंका ने सोनिया गांधी पर लगे आरोपों को सिरे से नकारा, सरकार पर साजिश के तहत परेशान करने का आरोप लगाया। लेकिन इन सबके बीच अब सवाल है कि सोनिया गांधी पर जो आरोप लगे हैं उनमें कितना दम है। क्या वाकई सोनिया गांधी का नाम गलत तरीके से वोटर लिस्ट में जोड़ा गया था, या एसआईआर के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये सब हो रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो एसआईआर का संग्राम लगातार बढ़ता जा रहा है बिहार के चुनाव के बाद। अब अगर हम देखें तो एक बार फिर से मामला जब सदन के पटल तक पहुंचा है तो वहां पर लंबी चर्चा होगी, लेकिन उन चर्चाओं के बीच में बहुत सारे आरोप जो कि हवा में ही लगाए गए, लेकिन जब सदन में वो चर्चा में शामिल होंगे तो उनका आधार रखना पड़ेगा। इसको हम आगे बढ़ाएंगे कि आखिर विपक्ष के दावों में कितना दम है और सरकार उस पर माकूल जवाब कैसे देने की तैयारी करके बैठी है, क्योंकि ये आरोप सरकार के ऊपर लगाया जा रहा कि आखिर एसआईआर के जरिए क्या वो भविष्य में एनआरसी कराने की तैयारी कर रहे हैं। उधर ममता ने भी मोर्चा खोल दिया है, सदन में भी मुद्दा उठ गया और साथ में अखिलेश यादव ने इसके पहले भी मुद्दा उठाया था और अब वहां पर उसके जरिए वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि डिटेंशन सेंटर बनाकर उत्तर प्रदेश में बाकायदा लोगों को एनआरसी की प्रक्रिया में झोंकने का काम सरकार उत्तर प्रदेश की करने जा रही। एक बड़ी खबर के साथ हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल यहां पर सबसे बड़ी बात है कि जो एसआईआर को लेकर तथ्य रखे गए उसमें सोनिया गांधी को इस वक्त बीजेपी ने कटघरे में खड़ा कर दिया। लोकसभा में राहुल गांधी ने जब वोट चोरी का मुद्दा उठाया उसके पहले ही बीजेपी ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। अब एक बार फिर से हरियाणा, महाराष्ट्र में जो गड़बड़ियां की गई हैं, कांग्रेस उसका पहले से आरोप लगाती रही है। उस बात का जिक्र खुद भी किया है राहुल ने सदन के अंदर। लगभग 20 मिनट से ज्यादा जब वो बोले तो चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हुए सरकार को घेरते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का सत्ता से जो तालमेल है उस तालमेल से ही गड़बड़ियां ज्यादा हो रही हैं। सुनिए क्या कहते हैं राहुल गांधी। The project of the RSS was to capture the institutional framework of the country, and I said how the education system has been captured. Vice chancellor after vice chancellor after vice chancellor is placed not on merit, not on capability, not on scientific temper, but on the fact that he belongs to a particular organization. Second capture, which helps in destroying democracy, the capture of the intelligence agencies. We have the Home Minister sitting here, the capture of the CBI, of the ED, of the Income Tax Department. And the systematic placement of bureaucrats who favor their ideology and attack the opposition and anybody who chooses to oppose the RSS. That is the second institutional capture. And the third institute, there are many more. I can go on.
तो एसआईआर पर महासंग्राम लगातार छिड़ा हुआ है। जब सदन में इस मुद्दे को रखा गया पटल पर, तो अब देखना होगा कि उसका अंत कैसे होता है, परिणाम क्या निकलता है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उसमें आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। वैभव त्रिपाठी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। बहुत स्वागत है वैभव आपका। चंचल यादव हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता, बहुत स्वागत है चंचल आपका। मोहम्मद एहतशामुल हक हमारे साथ होंगे, टीएमसी के नेता, बहुत स्वागत है हक साहब आपका। और डॉक्टर एस.के. दत्ता है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है दत्ता साहब आपका। और महेश वर्मा बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शुरुआत दत्ता साहब मैं आपसे ही कर रहा हूं। राजनीतिक तौर पर बहुत सारी चर्चाएं हैं और 2 या 3 या कह सकते हैं कि 4 तरह के उसमें आयाम अलग अलग दिखाई देते हैं, अपने अपने हिसाब से विश्लेषण होता है। अब एक नई बात निकल कर आई है कि चुनाव आयोग को दरअसल कानूनी अधिकार ही नहीं है एसआईआर का। तो बवाल तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि एक एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई बिहार चुनाव के दरमियान या उससे पहले, तब बिहार के चुनाव को टारगेट किया गया कि उसके लिए कराया जा रहा, टारगेट किया जा रहा, वोट काटने की बात है। अब वहां का परिणाम आ गया है, बात आगे बढ़ चुकी है। बंगाल, उत्तर प्रदेश, 12 राज्य, इन तमाम जगहों पर अभी चुनाव होने हैं। लेकिन सदन के अंदर जब चर्चा रखी गई, उस वक्त यह कहना कि अधिकार ही नहीं है चुनाव आयोग को, तो आखिर ये एक नई लड़ाई छिड़ जाएगी इस बात पर कि किसको अधिकार है, और अगर नहीं है तो फिर आखिर इसका आधार क्या है। देखिए, ये कहना कि चुनाव आयोग के पास अधिकार नहीं है या फिर चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, मैं समझता हूं कि ये बेबुनियाद बात है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास अगर अधिकार नहीं है, तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज के पास अधिकार है क्या एसआईआर करवाने का? तो फिर तो कल को पॉलिटिकल पार्टीज वोट गिनती के लिए भी बोलेंगे कि वोट गिनती का जो प्रक्रिया है उसका चुनाव आयोग के पास वो अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये कहीं ना कहीं पे खत्म होने की बहुत आवश्यकता है और खत्म होना चाहिए। इस तरह से संवैधानिक ढांचा और संवैधानिक इंस्टीट्यूशन के ऊपर अगर एक तरह से आरोप प्रत्यारोप लगा के और उसको अगर धूमिल करने की कोशिश की जाएगी, तो ये घातक है देश के प्रजातंत्र के लिए और देश के डेमोक्रेसी के लिए। एसआईआर का प्रक्रिया पे चुनाव आयोग का अधिकार है या नहीं है, उसका तो मोहरा उच्चतम न्यायालय ने लगा दिया है। बिहार चुनाव के दौरान जब पॉलिटिकल पार्टीज को दिक्कतें हुई थी एसआईआर के प्रक्रिया को लेके, बहुत सारे विपक्ष के पार्टी सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे कि एसआईआर को स्थगित किया जाए, पर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा कि चुनाव आयोग को एसआईआर करवाने का अधिकार है और उसके अधिकार क्षेत्र में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ शर्तें लगाए थे, जैसे का आधार कार्ड वगैरह, ये तमाम चीजें। अब जब बंगाल चुनाव को लेके जब आपका बंगाल में जब एसआईआर का प्रक्रिया चल रहा है, तो उस पे भी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज, खास करके जो क्षेत्रीय पार्टी है टीएमसी और कांग्रेस पार्टी और बाकी सारे बहुत सारे पार्टीज उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाए हैं। तो उच्चतम न्यायालय ने फिर कहा है कि एसआईआर करवाने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है, उसका टाइम लिमिट और टाइम फ्रेम और उसके साथ साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके लिए लेजिटिमेट है, उस पे बातचीत हो सकती है, उस पे सुनवाई हो सकता है और उस पे एक रूपरेखा तैयार किया जा सकता है। ये कह देना कि चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये मैं समझता हूं कि असंवैधानिक है और ये कहीं ना कहीं पे एक दत्ता साहब, ये अगर कहीं मीडिया में किसी ने बाइट दे दी होती, कहीं किसी और मंच पर अगर कह दिया होता, तो शायद लगता कि हाँ, राजनीति में इतनी छूट होती है या इस तरीके की बातें हो जाती है किसी विपक्ष की तरफ से। लेकिन सदन के अंदर वो भी मनीष तिवारी जैसा व्यक्ति अगर ये बात कहता है, कोट करके वो कह रहे हैं, आपने बड़ा अच्छे से विश्लेषित किया कि उसके पहले जब भी इसको चैलेंज किया गया, चैलेंज करने का जो एक आपके पास आधार होता है, एक आपके पास प्लेटफॉर्म होता है, सर्वोच्च अदालत तक आप गए, और फिर आज उसी बात को सदन के अंदर रखा जाए। जब एसआईआर पर आप चर्चा कर रहे हैं, तो वहां पर चुनाव आयोग को उसका अधिकार ही नहीं है, ये बिंदु तो नया आ गया। अभी तक एसआईआर की टाइमिंग, कितने लोगों को उसमें शामिल कर दिया गया, उन पर किस तरीके का मानसिक दबाव है, इसके इर्द गिर्द आरोप प्रत्यारोप थे। अब ये नई बहस आ गई। नहीं, बिल्कुल सही बात है। इन सब चीजों पे आरोप प्रत्यारोप लग सकता है और इस पे चर्चा हो सकती है कि आपके बीएलओ के बारे में उनकी मानसिक स्थिति क्या है और तमाम जितने सारे बीएलओ जो सुसाइड वगैरह किए हैं, उन सब पे गंभीर रूप से चर्चा होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि संसद सबसे बेस्ट पटल है उसके लिए चर्चा करने के लिए और उसमें आवश्यकता भी है चर्चा करने की। पर ये कह देना कि चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, मैं तो समझता हूँ ये कि कंप्लीटली
इलीगल है, बेबुनियाद है और ये एक पॉलिटिकल। ठीक है, इसका जवाब देते हैं वैभव त्रिपाठी भाई। एक नई बहस को छेड़ दिया गया, एसआईआर की प्रक्रिया, एसआईआर इसके पहले हुआ तो कितने समय में हुआ, इस पर तो राजनीति और इस पर आरोप प्रत्यारोप हमने देखा, लेकिन एसआईआर कानूनी अधिकार के दायरे में है ही नहीं चुनाव आयोग के। ये बात क्या एक नई बहस को छेड़ने के लिए किया गया, एक नए तरीके से अब इस पर लड़ाई छिड़ जाएगी बहस के जरिए, या फिर इसका कोई आधार भी है कहने का? दूसरी तरफ जब एसआईआर को लेकर आप लोग इतनी मुस्तैदी से बात कह रहे थे कि इस पर अगर वाकई आपको गंभीरता दिखाना है तो इस पर चर्चा होनी है, तो चर्चा हो रही, लेकिन आपने तो उसके कानूनी आधार पर चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े कर दिए। भाई अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। वैभव कुछ तकनीकी खामी है, शायद आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं फिर से आपके पास लौटूंगा। चंचल भाई आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी। अब आपके नेता ने तो कह दिया कि एसआईआर असल में एनआरसी का एक जरिया है, अब इसका भी कोई आधार होगा। उन्होंने कहा सुना है हमने कि डिटेंशन सेंटर सरकार बना रही है, कहां की? उत्तर प्रदेश की। अब भाई उत्तर प्रदेश की सरकार बना रही है तो उसमें एनआरसी के लिए ही बनाया जा रहा है, यह कैसे हो सकता है? वो एक अलग प्रक्रिया के तहत चल रहे हैं, चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया अलग तरीके से चला रहा है, उसका आप वहां पर विरोध कर सकते हैं, लेकिन एसआईआर का विरोध एसआईआर के लिए कर रहे हैं आप, या इसमें डर है कि एनआरसी की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए अतुल भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि बीजेपी के लोगों का जो है, इनकी बातों का जो चुनाव आयोग के लेकर के बराबर चर्चा होती रहती है, ये वो लोग हैं जो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं ये लोग। और आप मुझे बताओ, जब आप डिटेंशन सेंटर बना रहे हो, पिछले 11.5 सालों में आप 60 साल बनाम 60 महीने मांग करके जनता के बीच में आए थे। आपको याद होगा प्रधानमंत्री कहते कि भाइयों बहनों मुझे 60 साल बनाम 60 महीने चाहिए। आप बताओ पूरे देश से कितने घुसपैठिए भगाए आपने पिछले 11.5 सालों में। तो पहली बात तो यह है कि जो चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है, आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि एसआईआर कहीं भी कोई चुनाव आयोग तो कहीं कोई घुसपैठियों को भगाने का कोई उसके पास राइट ही नहीं है, ये तो गृह मंत्रालय का काम है। लेकिन बीजेपी के लोग गाहे बगाहे इस बात की चर्चा करते रहते हैं कि जो है हम घुसपैठियों के ऊपर करेंगे। हम तो कहते हैं, खुला कहते हैं, भाई आप करो तो सही, लेकिन आपकी नीयत तो पहले साफ हो। आप बताओ कि आज के समय अगर हम बात करें, जो हमारे प्रमुख मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे क्या हम बात भी कर पा रहे हैं? बीजेपी के लोग यही काम कर रहे हैं कि लोगों को केवल भटकाए रहो। आप सोचो, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा न हो करके। अब बताओ, जिन लोगों का आजादी में कोई योगदान ना रहा हो, जो कोई आजादी में कोई शहीद ना हुआ हो, जिन लोगों के लोग, वो आज हमें वंदे मातरम के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं, वो हमारी देशभक्ति के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जिन लोगों के बारे में अगर आप देखें, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग एसआईआर को लेकर के महाराष्ट्र में चुनाव कराएंगे तो आप 37 लाख और बढ़ा देंगे, उड़ीसा में चुनाव कराएंगे 42 लाख और बढ़ा देंगे, बिहार में चुनाव कराएंगे ठीक तकरीबन 1 साल के बाद ही बिहार में चुनाव होता है तो वहां पे 65 लाख और घटा देंगे। तो ये बीजेपी के लोगों की चालबाजी जो है जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है। मैं ये आपसे एक बात बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से लूट तंत्र मचाया जा रहा है, जो दरारवादी पार्टी है, जो राष्ट्र विवादी पार्टी है, जो राष्ट्र विवाद करने वाला काम करते हैं, इनका काम केवल है ये इनका जनता पूरी तरह से तंग आ चुकी है। आज आपने देखा होगा, जनता तो देखिए बिहार चुनाव के दौरान भी आप कहते थे कि जनता समझ चुकी है। आज आपने देखा होगा, अभी आप कह रहे हैं कि अभी समझ चुकी है। मैं बिल्कुल सहमत हूं उस बात से कि जनता समझदार है, जनता समझ जाती है। चंचल जी, मेरा सवाल सीधा है कि अगर आपको राजनीतिक तौर पर बीजेपी पर कोई आरोप लगाना है, वो आपका अधिकार है, उस पर कोई आपको हस्तक्षेप नहीं कर सकता, वो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है और इतनी छूट मिलनी चाहिए और मिलती भी है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन आपने सदन में कहा, आपके नेता ने कहा कि भाई ये असल में एनआरसी के लिए एक प्रक्रिया है। भाई एनआरसी के लिए प्रक्रिया है, इसका आधार कोई है आपके पास? ये इधर उधर की बातें तो सब कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, बीजेपी वाले भी कर सकते हैं, लेकिन आपके नेता जब कह रहे हैं सदन के अंदर, तो कोई तो उसका आधार होगा, कोई तो प्रमाण होगा कि हाँ एसआईआर और एनआरसी का लेना देना है। अतुल भाई, आपने बहुत ही वाजिब सवाल पूछा है, मुझे 10 सेकंड समय दीजिए। आपने ये कहा कि कनेक्शन क्या है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी घुसपैठिया, डिटेंशन सेंटर, ना जाने क्या क्या बातें कर रही है, तो इसका मतलब तो साफ है। पहली चीज, मुझे एक बात आप बताओ कि एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरीके से चुनाव आयोग से कितने सवाल पूछे गए, आज तक कोई जवाब मिला? आपको याद होगा उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद जब हम लोगों ने बाकायदा एफिडेविट दिया, जो बीजेपी वाले हाफिडेविट बोलते हैं,
हम लोगों ने एफिडेविट दिया अपने जो है मतदाताओं का कि जो वोट काटे थे, लेकिन क्या चुनाव आयोग को जवाब दिया? चुनाव आयोग ने कहा हमको एफिडेविट दीजिए, हम लोगों ने बाकायदा एफिडेविट दिया। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर चुनाव आयोग के पास हिम्मत है तो उन 18 से 20 हजार एफिडेविट का जवाब क्यों नहीं दिया चुनाव आयोग ने, और बीजेपी उसको डिफेंड क्यों करती है? सवाल तो यह है। तो कहीं ना कहीं चंचल भाई अभी भी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरे सवाल के जरिए आप खुद बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। मेरा सीधा सा सवाल है चंचल भाई, मैंने तो एसआईआर और एनआरसी का क्या कनेक्शन है भाई? आपने पूछ लिया, हमने एफिडेविट दिया, चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया, वो आप चुनाव आयोग से पूछे भाई, बिल्कुल वाजिब बात है आपकी। मेरा ये कहना है कि आपके नेता कह रहे हैं कि जो एसआईआर है वो एनआरसी की एक प्रक्रिया है पहले की, इसका कोई कनेक्शन अभी तक आप एस्टेब्लिश कर नहीं पाए। बहरहाल भाई एहतसामुल हक साहब, मेरी आवाज आप तक जा रही है? चलिए, उन तक आवाज नहीं जा रही है। वैभव, आप सुन पा रहे हैं मुझे? वैभव, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। अतुल भाई कोई बात नहीं, हम लोग कांग्रेस के साथी हमारे, उनके बदले मैं बोल लूंगा, परेशान ना होइए। इतना प्रेम आप प्रवक्ताओं में हो सकता है, नाराज हो जाएंगे वैभव, वो कहेंगे बारी मेरी थी, मेरे सहयोगी को आपने दे दिया। हमारे भाई की आवाज नहीं आ रही, लोकतंत्र का प्यार आप लोग रखिए, लेकिन कम से कम जो मेरी जिम्मेदारी वो मैं निभा लेता हूं। वैभव, आप बोल पा रहे हैं? मैं दे दूं चंचल भाई को मौका, वो कह रहे हैं आपके बदले वो बोल लेंगे। वैभव बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। चंचल, कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा कहने का मतलब ये था कि हमारे एक जो गठबंधन के साथी हैं, तो निश्चित तौर से हम गठबंधन का धर्म है कि हम एक दूसरे की आवाज बनने का भी काम कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। तो आज जरूरत पड़ गई आपके चैनल पे, तो इसलिए हमने कहा कि भाई अच्छा, ये अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज है। कम से कम राजनीति में इतना प्रेम बना हुआ है कि अगर ऐसा मौका आए तो बोलने के लिए आप तैयार तो हैं, ये अच्छी बात है। ये गठबंधन में ही नहीं होना चाहिए, पूरे एक राजनीति परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। अब यहाँ पर दत्ता साहब, जो सबसे मूल प्रश्न था, जो मैंने आपसे कहा कि एक तरफ कहते हैं मनीष तिवारी की कोई कानूनी आधार नहीं है, अधिकार नहीं है, ये सदन में कहा गया, आपने कह दिया कि इसका कोई भी आधार नहीं है, कोई तथ्यात्मक बात उन्होंने नहीं की। लेकिन अब उससे एक और कदम आगे बढ़े, एसआईआर को जोड़ दिया गया एनआरसी से, अब इसका कोई प्रमाण नहीं दे पा रहे। इधर उधर की बातें तो बहुत हो जाती, बीजेपी पर आरोप लग जाएगा, बीजेपी उन पर लगा देगी। और यही नहीं है, सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं कह रही, उधर बंगाल में ममता भी यही बात कह रही है, वो लगातार दोहरा रही है कि हम यहां पर एनआरसी नहीं होने देंगे। हालांकि वो पहले एसआईआर को लेकर भी ऐसा ही कह रही थी, लेकिन अब वो एनआरसी पर आ गई है, एक कदम वो भी आगे बढ़ गई है। इधर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोला है। देखिए, जहां एनआरसी की जहां बात आती है, एनआरसी एक बाकायदा एक स्टैट्यूट में एक पार्लियामेंट के एक्ट के माध्यम से पारित किया गया है। तो एनआरसी अपने आप में एक अलग कानून है, और एनआरसी के माध्यम से कौन इस देश के नागरिक है, कौन इस देश के नागरिक नहीं है, उसका प्रक्रिया ढूंढने का एक जरिया है एनआरसी, और उसके माध्यम से आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों पे आप अगर देखेंगे तो वहां पे आईएमडीटी एक्ट है। आईएमडीटी एक्ट के माध्यम से जो अवैध रूप से जो भारत में रहते हैं, उन लोगों का पहले भी उन लोगों का चिन्हित किया गया था, बहुत सारे लोगों को पहले भी भगाया गया था, और अभी भी वो प्रक्रिया के माध्यम से भगाया जा रहा है। पर हर जगह पे क्योंकि आईएमडीटी एक्ट नहीं है, तो इसके चलते एनआरसी कानून लगाने का और लाने का एक आवश्यकता सरकार को महसूस हुआ, और सरकार ने किया वो। अब एसआईआर और एनआरसी का कनेक्शन ये लेजिटिमेट तर्क नहीं है, और इसके पीछे कोई आधार नहीं है। एनआरसी एक सेपरेट कानून है, एसआईआर का प्रक्रिया एक अलग चीज है। एसआईआर अपने आप में कानून नहीं है, वो एक मेथोडोलॉजी है, वो एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से चुनाव आयोग कौन वोटर है, कौन लेजिटिमेट वोटर है, कौन लेजिटिमेट वोटर नहीं है, उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है। पहले भी किया गया है और अब भी किया जा रहा है। चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में ये जरूर आता है कि अगर वो कोई भी वोटर, अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस देश का नागरिक अगर नहीं है और उसने अगर जाली रूप से अगर वोटर कार्ड अगर हासिल किया है, तो उसको डिफ्रेंचाइज करने का अधिकार बहुत सरल शब्दों में अगर दत्ता साहब कहें, मैं बहुत ज्यादा कानूनी उसमें नहीं जाऊंगा, बहुत क्लिष्ट भाषा में नहीं जाऊंगा, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि बहुत सरल शब्दों में अगर इसको कहें तो ये कह सकते हैं कि एसआईआर मतलब चुनाव सुधार की एक प्रक्रिया, चुनाव सुधार का एक प्रक्रिया, चुनाव सुधार की एक प्रक्रिया, और उस पर आपके तमाम जो सुझाव हैं वो आ सकते हैं।
सदन के अंदर चर्चा इसीलिए रखी गई कि आप अपनी अपनी पक्ष हो विपक्ष हो वो तमाम लोग अपनी बातें रखें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सत्ता पक्ष की तरफ से हैं, विपक्ष की तरफ से, उनसे भी बेहतर सुझाव मिल सकते हैं और वहीं उस पर चर्चा को आखिरी विराम दे सकते हैं। लेकिन अब यहां पर एसआईआर पर भी सवाल है, उसकी मंशा पर भी सवाल है, चुनाव आयोग करा भी नहीं सकता यह भी सवाल है, और हमने जब किया था तो कराने का अधिकार था, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, जरा उसका रुख करते हैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बड़ा दावा कर दिया है। अखिलेश का कहना है कि यूपी में 5 करोड़ लोगों के नाम कटने जा रहे हैं, वोटर लिस्ट से 5 करोड़ लोगों के नाम कटेंगे, यह कहना है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश का। मैपिंग ऐप से यूपी में भारी गोलमाल हो रहा है। अखिलेश ने एक बड़ा दावा किया। अभी तक वो कह रहे थे कि 3 करोड़ नाम काटे जाएंगे, अब उन्होंने 2 करोड़ इसमें और ऐड ऑन कर दिया। उनका कहना है कि लगभग 5 करोड़ नाम काटने जा रहे हैं एसआईआर के जरिए। ये तैयारी कर ली है चुनाव आयोग ने, और खासतौर से बीजेपी जो कि सत्ता में है और इसके तरीके वो अपना चुके हैं। मैपिंग ऐप से यूपी में भारी गोलमाल हो रहा है। जानकारी हुई है कि यूपी के 5 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं, 5 करोड़ वोट। और वो कारण ये है कि जो मैपिंग ऐप है, जब फाइनल कंक्लूडेड रिजल्ट आएगा कि कितना फॉर्म जमा हुआ है, क्या हुआ है, तो आप देखेंगे कि 5 करोड़ लोगों के वोट कटे हुए मिलेंगे। सोचिए यूपी जैसे स्टेट में जहां 5 करोड़ वोट कट जाएंगे, और मैपिंग ऐप किसने बनाया है, इसमें भी कोई घोटाला है। और लग ये रहा है कि कोई ऐसी कंपनी है जिसने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिए थे, उसी इलेक्टोरल बॉन्ड देने वाली कंपनी का मैपिंग ऐप है, क्योंकि मैपिंग ऐप के थ्रू ही सब गोलमाल हो रहा है यूपी में। लगभग 5 करोड़ लोगों के वोट कटने जा रहे हैं। चलिए, एक नया दावा अखिलेश ने कर दिया। उनका कहना है कि लगभग 5 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं यूपी में। इसके पहले आप देखिए बिहार में आरोप लग चुका है, बिहार में एक शिकायत नहीं आई जब 65 लाख नाम काटे गए। इसका लगातार विश्लेषण होता रहा, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में क्या होगा, यह राजनीतिक एक और बात कह दी है अखिलेश ने। हालांकि इसका कोई प्रमाण अब तक नहीं आ पाया है। जल्दी से चंचल एक टिप्पणी आपकी। भाई, अभी तक 3 करोड़ की बात कर रहे थे, 5 करोड़ हो गए, कहां से यह डेटा मिला है? देखिए जो है अतुल जी, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ बड़ी ईमानदारी से। एक सवाल जो वाजिब सवाल है कि आखिर एसआईआर क्यों, जब पहले भी जो है मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रियाएं चलती रहती थी, लेकिन वो बड़ी आसानी से होती थी, ना किसी की मौतें होती थी, ना कहीं नहीं लगाना पड़ता था, ना पूरे देश में हाय तौबा होता था। लेकिन बीजेपी के लोगों ने हाय तौबा किया। आपने देखा होगा इसके पहले भी नोटबंदी हुई थी। देखिए, अभी 2 मेहमान और हैं, उनकी टिप्पणी लेनी है। आपके सहयोगी वैभव भाई बोल नहीं पा रहे थे, उनकी आवाज नहीं आ पा रही थी। अब फिर से मैं पूछ रहा हूं, फिर आप घुमा रहे हैं। भाई देखिए, जैसे मैंने दत्ता साहब से एक सरल सवाल पूछा ना, फिर से आपसे दोहरा रहा हूं। एक कहावत है हमारे, कौवा कान ले गया। अब ये सुन के लोग दौड़ पीछे जाते हैं कौवे के, कान तो चेक कर लीजिए। भाई 3 करोड़ का आपने कहा, 5 करोड़ हो गया, इसका डेटा कहां से मिला? इसका कोई प्रमाण आया है कहीं से, कोई जानकारी मिली है? अनुमानित, सुनिए ना दोस्त सुनिए ना, एक अनुमानित डेटा है। मेरी ग्राम पंचायत से तकरीबन 450-500 वोट कट रहे हैं। आप कल उसी से एवरेज निकाल लो, तकरीबन 41-42 वोट है, और तकरीबन 800 वोट कट रहे हैं। तो आप एक उसी डेटा उसी का एवरेज निकाल लो। मैंने इसीलिए पूछा, पहले आपके नेता ने ही अनुमानित आंकड़े दिए थे 3 करोड़, अब उसमें 2 करोड़ उन्होंने बढ़ा दिए हैं, और तब भी अनुमानित आंकड़े, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। वैभव के पास में जा रहा हूं। वैभव, लड़ाई बड़ी अलग अलग हो गई। एक तरफ लड़ाई है कि एसआईआर हो कि ना हो, दूसरी नई बहस आपने छेड़ दी है। आपने कह दिया कि भाई एसआईआर कराने का चुनाव आयोग के पास कोई आधार ही नहीं है, और तीसरी तरफ उनको लगता है कि एसआईआर के जरिए एनआरसी होने जा रही है। वोट काटने न काटने का तो विवाद बहुत अलग हो गया। ये तो मतलब कई मोर्चों पर आप लोगों ने घेराबंदी करनी शुरू कर दी है। इससे हल निकलेगा? अतुल मेरी आवाज जा रही है? हाँ, आ रही है, बोलिए। हाँ अतुल, बेसिक बात यह है कि चुनाव आयोग से जो भी सवाल पूछे जाते हैं, चुनाव आयोग जवाब नहीं देता है, और चुनाव आयोग की जगह जवाब देने भाजपाई आ जाते हैं। तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर हम सवाल किसी और से पूछ रहे हैं और जवाब दूसरा पक्ष क्यों दे रहा है जो प्रतिद्वंदी है। सवाल ये किया गया कि भाई एसआईआर करने के लिए आपके पास इतना दबाव क्यों है कि अचानक से आप एसआईआर कर रहे हैं, बड़ा शॉर्ट फ्रेम में कर रहे हैं। तो इसका जवाब चुनाव आयोग नहीं देता। सवाल यह किया जाता है कि भाई बंगाल के साथ आसाम में भी चुनाव है, आसाम में एसआईआर क्यों नहीं हो रहा है?
इसका भी जवाब नहीं है। जब सवाल ये किया जाता है कि बीएलओ के ऊपर टाइम का इतना कितने लोगों को वो हड़का रहे हैं, कितने लोगों को दबाव बना रहे हैं की वजह से जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, जिन लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो जा रही है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? इन सारे बातों का जवाब देना चाहिए। सवाल यह भी है कि चुनाव आयोग से जब राहुल गांधी जी ने, नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रधानमंत्री की तरह उनके पास भी इम्यूनिटी है, नेता प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब चुनाव आयोग क्यों नहीं देना चाहता है? क्या कारण है? क्या चुनाव आयोग सर्वोपरि हो गया, लोकतंत्र से भी ऊपर हो गया? हो क्या रहा है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति में, चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सीजेआई को शामिल किया गया। बड़ा चालाकी से और बेशर्मी से इस सरकार ने सीजेआई को क्यों बाहर निकाला, इसका भाजपा जवाब नहीं दे रही है। क्यों बाहर किया गया सीजेआई को? क्या सीजेआई के होने से पारदर्शिता कम हो रही थी, कोई घपला हो रहा था, या सीजेआई का कोई ऐसा मूड था जिसको ये चेंज करना चाहते थे? उसके बाद 2023 में किस तरीके से शातिर चाल चलते हुए प्रधानमंत्री ने चुनाव आयुक्तों के ऊपर कभी कोई हमला नहीं होगा, कभी कोई जांच नहीं होगी, कभी कोई सजा नहीं दी जाएगी, इस तरीके का कानून में क्यों संशोधन किया गया? चुनाव आयोग क्यों कहता है कि सीसीटीवी फुटेज हम नहीं देंगे? ट्रांसपेरेंसी की बात जब हम करते हैं तो क्या सीसीटीवी फुटेज जारी किया जाना चाहिए? लाखों रुपए जो खर्च होते हैं सीसीटीवी फुटेज के लिए, क्या वो डिलीट करने के लिए खर्चा होता है जनता का पैसा? अगर चुनाव आयोग पारदर्शी और निष्पक्ष है तो चुनाव आयोग आखिर ये क्यों नहीं बताता कि ये जो डेटा है वो रीडेबल हम आपको दे रहे हैं? जब चुनाव आयोग से सवाल किया जाता है कि 1,250 एक विधानसभा में डुप्लीकेट, फर्जी तरीके से वोटर है, चले शायद फिर से एक बार कुछ तकनीक में आ गई। एतवा शामुल हक साहब, अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है महेश, आपने सुन लिया होगा भाई, कांग्रेस का भी आरोप आपने सुन लिया, आपने जो आरोप यहां पर समाजवादी पार्टी के वो भी सुन लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि एसआईआर कराने का अधिकार ही चुनाव आयोग को नहीं है, और चुनाव आयोग से जो सवाल हम पूछने जाते हैं जवाब उसका बीजेपी देने चली आती है। अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि विरोध किस बात का है। वो अलग अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है कि कम से कम सदन के अंदर अब उस पर चर्चा हो रही है, वहां पर जो बोला जाएगा, जो बात रखी जाएगी वो फैक्ट होगी। लेकिन बाहर निकलकर बड़े जो आरोप लग रहे हैं ना, उसमें क्लियरेंस नहीं आ रहा कि आखिर कौन से आरोप पर पहले चर्चा कर ले। एसआईआर पर कर ले, एसआईआर प्रक्रिया है एनआरसी की, इस पे कर ले, कानूनी अधिकार है कि नहीं है इस पे कर ले, आरोप किसको देना है, जवाब किसको देना है इस पे कर ले। आखिर आरोप है क्या? अतुल महेश जी। देखिए अतुल जी, जो सबसे बड़ा यक्ष सवाल ये है कि ये लोग संविधान की शपथ उठाते हैं, जब ये पार्लियामेंट में जाते हैं संविधान के ऊपर हाथ रखते हैं और ये कहते हैं कि हम संविधान की शपथ खाते हैं, और शपथ उठा के जो है सदस्यता ग्रहण करते हैं, और उसी संविधान को ये किस प्रकार से उसकी अवहेलना कर रहे हैं, किस तरह से उसका अपमान कर रहे हैं। जो एसआईआर एक संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक प्रक्रिया, आज उसी की कहीं कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। देखिए कोई कानून नहीं है भैया। मैं सब भाई वैभव जी मैं तो लीजिए नहीं, वैभव जी भाई आप बोल रहे थे लंबे समय से, वो लंबे समय सुन रहे थे सबको। वैभव तिवारी ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं प्लीज। हाँ महेश जी, आपसे सर सवाल है तो आप उनका अरे आप ट्वीट भगोड़े लोगों का जमात है भाई, भाजपा जवाबदेही से भागती है, आप ट्वीट ही करेंगे। संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है, आप ये बात जो कह रहे हैं गलत है, इस पे मुझे आपत्ति है, और इसमें कोई कानून नहीं है। अगर कोई कानून है तो आप बताएं। और ट्वीट करना, ये धमकी किसी और को देना, प्रधानमंत्री जवाबदेही से भागते हैं, चुनाव आयुक्त जवाबदेही से भागते हैं, आप हमेशा जवाबदेही से भागते हैं। अच्छा एक मिनट वैभव, अगर आप कह रहे हैं ना कि कोई उनके पास कानूनी आधार नहीं है, तो जब आपके समय हुआ था तो कोई आधार था या आपने मन से करा लिया था? नहीं, अरे
अतुल, बेसिकली मनीष तिवारी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में सदन में ये बात कही है और उन्होंने बताया है कि जब कोई ऐसा विशेष समस्या आएगी तो चुनाव आयोग करेगा, लेकिन उसके कारण कर रहा है भाई, रिकॉर्ड में रखते हुए नहीं आवश्यकता कि ये आएगी या दिक्कतें नहीं हैं। आई है ये कैसे तय हो गया? जब आपके समय आवश्यकता आई थी तो नहीं, हुआ था, प्लीज, अभी भी प्लीज, शायद आई अतुल, होगी तो अतुल, हो रहा है। अतुल, नहीं, मैं उस विषय पर जाना नहीं चाहता ना सर, नहीं उसका कोई मतलब अतुल, नहीं है, वहां पर बात गोल गोल घूमेगी। बहरहाल मैं लौट कर आता हूं अपने मुद्दे पर। मैं अपनी बात पूरी करता हूं। वैभव सुनिए, वैभव नहीं, वैभव प्लीज प्लीज अपनी बारी बोल लीजिएगा भाई, बहुत देर से वो भी इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद आप बोल लीजिएगा, काउंटर कर लीजिएगा प्लीज। महेश जी, बात पूरी हो जाने दीजिए। वैभव आपकी ही बात लंबे समय से हो रही थी, ये ठीक नहीं है ना सर, नहीं, आप ही नहीं, बोलेंगे, आप ही आरोप लगाएंगे, जवाब सुनेंगे नहीं, ऐसे नहीं होता है। नहीं वैभव ऐसे नहीं होता है, ये हठधर्मिता नहीं, हठधर्मिता नहीं सर, प्लीज प्लीज वैभव प्लीज। ठीक है महेश जी। देखिए अतुल जी, इस देश में 8 बार जो है ये 9वीं बार एसआईआर हो रहा है और ये जो संविधान जो है कहीं ये संवैधानिक प्रक्रिया और इसके ऊपर किसी और ने मोहर नहीं लगाई, देश का सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाया। उसने कहा कि ये वैध प्रक्रिया है और वैध इसको ये लोग गए और इन्होंने रीट के जरिए जो है डीएमके, टीएमसी, कांग्रेस, सपा सारे गए, आरजेडी सब लोग गए और यही कहते हुए गए कि ये संवैधानिक व्यवस्था, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो है एसआईआर नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि आप गलत कह रहे हैं, संवैधानिक प्रक्रिया है और जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल वैध है। हम इसको बिल्कुल उनके रीट को, उनकी याचिका को खारिज किया गया, ये कहते हुए कि आप गलत बात कर रहे हैं। अब बात आ गई कि भाई जो अखिलेश यादव अभी हाल तक ये कह रहे थे कि फर्जी बड़ा हो रहा है, जो राहुल गांधी मार्च में लोकसभा के अंदर चीख चीख के पानी पी पी के कह रहे थे कि एसआईआर की डिमांड कर रहे थे, शुद्ध और स्वच्छ मतदाता की बात कर रहे थे। सबसे पहले 2025 में मार्च में राहुल गांधी ने लीडर अपोजिशन के नाते जो है ये डिमांड उठाई। कल्याण बनर्जी ने टीएमसी के जो है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि बंगाल में अगर आपको चुनाव कराना है तो मतदाता सूची को स्वच्छ तरीके से उसको बिल्कुल अपडेट करके उसके बाद आप वहां चुनाव कराइए। ये किसी और की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये टीएमसी और कांग्रेस की बात कर रहा हूं। कांग्रेस के कद्दावर नेता एक और है वेणुगोपाल, उन्होंने राज्यसभा में ये कहा कि एसआईआर करके और उन्होंने तो ये भी कह दिया कि आधार को जो है किसी भी प्रकार से सिटीजनशिप के रूप में, डॉक्यूमेंट्स के रूप में नहीं माना जा सकता। ये बयान मेरा नहीं है जी, ये वेणुगोपाल जी का है जो एक कद्दावर नेता कहे जाते हैं कांग्रेस के, और राज्यसभा में दिया है। कोई फर्जी तरीके से मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं, वो सारी चीजें आपके दर्शकों को आप दिखा सकते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस देश में एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा है। और बिहार में जो एसआईआर हुआ, जिसके लिए इतना बड़ा चीख पुकार हुआ, जोगेंद्र यादव जैसे लोग फर्जी लोगों को ले जाकर खड़ा करके, और जिस तरह से मीडिया एक्सपोज हुआ कि भाई हमें तो ये कहा गया था कि तुम्हें मीडिया के आगे ये बोलना है कि भाई हमारे नाम के आगे जो है मौत दिखा दी गई या हमारी मौत दिखा के हमारा नाम काट दिया गया, कि हमें ऐसे बोलने के लिए कहा गया। और सुप्रीम कोर्ट के आगे जो है 4 से 5 लोगों को प्रस्तुत किया गया, वो सब फर्जी निकले। ठीक बात हो, नहीं लेकिन ये महेश जी अपने आप में बिहार में जो हुआ, बिहार पैदा हो जाएगा, लड़ाई किस बात की रही है? जब हम एसआईआर पर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, एक प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये हमें प्रमाण देंगे वंदे मातरम के लिए, ये तो आजादी की लड़ाई में थे भी नहीं। तो आप एसआईआर पर पहले चर्चा कर लीजिए, उस पर कर लीजिए। सदन में दोनों मुद्दों पर चर्चा है, उस पर भी हो रही है, उसके पहले उस पर हो चुकी है। अब वैभव कुछ जवाब देना चाह रहे हैं बहुत जल्दी से, उसके बाद दत्ता साहब के पास में जाऊं। अतुल जी सवाल मेरे से है कि किसी और से? हाँ वैभव से सवाल, वैभव से है। चलिए ठीक है, तो मैं देखिए हो गया मेरा, हो गया जो आना था। अतुल जी बेसिकली महेश जी जो बातें कह रहे हैं इसको मैं इसी तरीके से बता देता हूं। चुनाव आयोग पहले क्या कहता था, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव की भी एक याचिका है 7 साल पहले की, जो चुनाव आयोग खुद कहता था कि हमको वोटर आईडी में आधार लिंक करने दी, और जब एसआईआर करने लगा तो चुनाव आयोग कह रहा था आधार हम जोड़ेंगे ही नहीं, आधार हम मानेंगे ही नहीं। ये पलटी आप लोग मारते हैं। मोदी जी एफडीआई पे यू टर्न लेते हैं, मोदी जी आधार पे वैभव अब आप भी मुद्दे पर यू टर्न ले रहे हैं। एसआईआर चुनावी प्रक्रिया जो है उसका अधिकार किसी को है कि नहीं है, चुनाव आयोग को है कि नहीं है, वो उन्होंने कह दिया कि है भाई, आपने सुप्रीम कोर्ट तक जाकर बात कही, उन्होंने कहा वैध प्रक्रिया है, वो अपना सकते हैं। अब उस पर आप कानूनी बहस छेड़ सकते हैं, उस पर जाइए। अब एफडीआई पर किसने यू टर्न लिया,
और किन मुद्दों पर किसने यू टर्न लिया, अभी एसआईआर पर चर्चा कर लें सर। नहीं, अगर चाहे तो एसआईआर पर चर्चा कर लें, एफडीआई पर बाद में कर लेंगे चर्चा। ऐसा नहीं होता है ना। आपका एक आरोप है, आप ये कह रहे हैं कि एसआईआर का जो कानूनी अधिकार है वो चुनाव आयोग के पास नहीं है। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। एनआरसी का मुद्दा समाजवादी पार्टी ने उठाया, मैंने चंचल भाई से उसका सवाल लिया, उस सवाल को मैंने उनसे पूछ लिया। मेरा सीधी सी एक सवाल है, अब आप जब इस बात पर कायम है कि नहीं चुनाव आयोग को कोई अधिकार नहीं है, तो क्या आप इस पर कायम रहेंगे? इसी एक लाइन का जवाब दीजिए, उसी पर चर्चा रखेंगे। सुनिए अतुल जी, ऐसा है कि चुनाव आयोग और सरकार का जो तालमेल हो गया है, उसी के लिए सीजेआई को नियुक्ति से बाहर किया गया और फिर एक कानून बनाया गया कि सीजेआई ये मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्तों के ऊपर कोई केस नहीं होगा। अब उसके बाद चुनाव आयुक्त खुल के सरकार का समर्थन करने के लिए खड़े हैं और चुनाव आयुक्तों से या मुख्य चुनाव आयुक्त से या चुनाव आयोग से विपक्ष के जो सवाल पूछ रहे हैं विपक्ष के लोग, उसको उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग अब अपनी निष्पक्षता खो चुका है, विश्वसनीयता खो रहा है। इस वजह से सदन में जब नेता प्रतिपक्ष ये बात कहते हैं कि भाई हरियाणा में ब्राजीलियन मॉडल, तो जानते हैं स्पीकर ओम बिरला जी क्या कहते हैं, देखिए मैं ये बहस नहीं होने दूंगा। स्पीकर बोलता है सदन में कि मैं बहस नहीं होने दूंगा। सोच लीजिए संवैधानिक मर्यादाएं कहां तार तार होके कहां खत्म हो रही हैं। बावजूद इसके आप इस पे बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ये कह रही है बात। अरे सवाल ये है भैया, एक सेकंड, मैं इस पे बात नहीं कर सकता हूं, ये आप कह सकते हैं। स्पीकर किस पे बात कर सकते हैं ये भी आप तय कर सकते हैं, मतलब सब कुछ आप ही तय कर लीजिए फिर। भाई स्पीकर का भी तो कोई अधिकार होंगे ना सदन के अंदर। नहीं, अगर आपको लगता है, महेश वर्मा को लगता है, चंचल भाई को लगता है, दत्ता साहब को लगता है कि सारे अधिकार हम ही लोग को है, स्पीकर नहीं, आपकी सारी बातें तो पूरी हो गई ना बाबा। आपसे मैंने पूछा एसआईआर का आधार है कि नहीं कानूनी, आपने कहा कि एफडीआई पर प्रधानमंत्री यू टर्न ले जाते हैं। फिर मैंने आपसे पूछा स्पेसिफिक कि भाई इसी मुद्दे पर बहस करना है, फिर आपने कहा कि देखिए स्पीकर ने इस बात को कहा कि हम चर्चा नहीं होने देंगे। अरे पहले सवाल का तो जवाब हो जाए तब तो बोल आगे बढ़े हम। हर एक सवाल में एक नया सवाल ऐड ऑन कर दे रहे हैं आप। दत्ता साहब के पास मैं जाता हूं, सब तीनों के सवाल का जवाब मिल जाएगा। दत्ता साहब, नहीं एक मिनट, दत्ता साहब दो चीजें हैं। एक तरफ है कि चुनाव आयोग के पास अधिकार है कि नहीं है, यह संवैधानिक अधिकार है या नहीं है, उसी में दूसरा सवाल है। और तीसरा है कि वो कह रहे हैं कि सीजीआई की नियुक्ति, मतलब सीजीआई को उसमें शामिल नहीं किया गया चुनाव आयोग की नियुक्ति में। यह भी एक नया आरोप है जो कि कांग्रेस पहले लगाती रही है। अब इसका विरोध तो समझ में आता है, उसके क्या पीछे कानूनी कारण थे, क्या उसके पीछे और कारण हो सकते हैं, उस पर चर्चा होगी। लेकिन चुनाव आयोग के पास अधिकार ही नहीं है, पहले तो इसका जवाब मिल जाए, है कि नहीं है? बिल्कुल चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है और चुनाव आयोग ही एक संस्था है जिसके माध्यम से एसआईआर हो सकता है या फिर वोटर की सारी सूची वगैरह वो तय किया जा सकता है। पहले भी अधिकार क्षेत्र में था, आज भी है और आगे भी रहेगा। और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा मोहरा लगा दिया है और इस पे किसी तरह का सवाल जवाब नहीं हो सकता है। हाँ, इस पे किस तरह से और बेहतरीन वे में एसआईआर का प्रक्रिया को किया जा सकता है, उस पे सुझाव आ सकता है, उस पे बहस हो सकती है। पर ये कह देना कि चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है एसआईआर करवाना, ये अपने आप में एक इलीगल दलील है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको चुनौती दिया जा सकता है कोर्ट में और मनीष तिवारी को कोर्ट के कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। सरकार जवाब नहीं देगी। चंचल से एक जवाब लेता हूं। चंचल, आप कह रहे थे कि भाई वैभव की आवाज नहीं आ रही है, सहयोगी होने के नाते आप लोग इंडिया गठबंधन में, आप जवाब देना चाह रहे थे, इसका जवाब आप ही दे दीजिए। क्या समाजवादी पार्टी भी मानती है, उनका भी आरोप है कि चुनाव आयोग के पास कोई अधिकार नहीं है एसआईआर का, क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है? अतुल जी, एक बात को पकड़ के ना बैठिए। कुछ वर्मा जी ने कुछ सवाल पूछे हैं विपक्ष से, मैं उनका जवाब देना चाहता हूं पहले। नहीं, चंचल ऐसे नहीं भाई। अरे सुन लीजिए ना, मैंने एक बात नहीं पकड़ी है, मैंने एक बात पे तो चर्चा रखी हुई है भाई। अधिकार का चंचल ऐसे नहीं, पहले वर्मा जी हमने जो चर्चा रखी है कम से कम उस चर्चा को तो आगे कर ले। आप उसके बाद आप आरोप लगाइए, आप चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाइए, आप मीडिया पर भी आरोप लगा दिए, आप पर पूरा अधिकार है। अरे भाई आपने, आप
मेरा चंचल भाई मेरा सीधा सा सवाल है, दो चीजें। कांग्रेस ने आरोप लगाया है, कांग्रेस ने तर्क रखा है, लेकिन चूंकि आपने कहा था कि आपको बोलना है उनके पक्ष में, उनकी आवाज नहीं आ रही थी, मैंने उसका स्वागत किया। अब मैं यही पूछ रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि एनआरसी हो सकती है। मैंने वो सवाल आपसे पूछा, मैंने तो नहीं पूछा कांग्रेस वाला सवाल, लेकिन अब जब वो कह रहे हैं कि नहीं चुनाव आयोग के पास अधिकार ही नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप उनके साथ हैं या नहीं? बस सीधा सा जवाब। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो चुनाव आयोग के पास पहले राइट्स थे, पहले भी जो है ये चुनाव मतदाता सूची में सुधार होते थे पहले भी, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से ये नया हथकंडा अपनाने के लिए, बीजेपी के लोगों को मैनेज करने के लिए, अभी वर्मा जी कह रहे थे कि संविधान की शपथ लेकर के लोग जाते हैं। अरे सबसे ज्यादा संविधान की अवहेलना करने वाले भाजपाई हैं। ये वही लोग हैं जो सुपवा हंसे हंसे चलनिया जैसे 72 क्षेत्र, इनसे पूछिए उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हुए, आपके सहयोगी क्या बचा? ये वो हमको संविधान की बात बताएंगे? ये वो लोग जो संविधान को मानने वाले नहीं है, जिनकी मदर संस्था आरएसएस ने जीवन भर विरोध किया संविधान का। आप पढ़िए जरा, इनसे पूछिए। लेकिन वर्मा जी को ये बातें समझ में नहीं आने वाली है। मैं एक बात वर्मा जी से पूछना चाहता हूं, और आपसे भी साथ ही पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप भी बीच में बोल रहे हो। आप मुझे एक बात बताओ, आखिर में एसआईआर की जरूरत क्यों थी? जो इससे पहले जब मतदाता सूची सुधार होते थे, तो इस तरीके की प्रक्रिया, एक तरफ आप कहते हो कि मतदाता सूची को सारे वोटर्स को आधार कार्ड से जोड़ना है, दूसरी तरफ आप कहते हो आधार कार्ड से हम लिंक नहीं कर सकते, आधार कार्ड को इससे नहीं जोड़ सकते, आधार कार्ड को इससे अलग रख सकते हैं। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों है भाई? ये सवाल वाजिब नहीं है। क्या चुनाव आयोग अदालत को मानते हैं? चुनाव आयोग जो संवैधानिक संस्था है, क्या अपने हिसाब से आज के समय में क्या चंचल क्या चुनाव आयोग को लेकर, एसआईआर को लेकर जो आपकी आपत्तियां थी, सर्वोच्च अदालत में आप जब गए या जो भी गया बिहार के इलेक्शन के दौरान, क्या वहां जो तय हुआ उसको मानेंगे? सर्वोच्च अदालत को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मुझे मत मानिए, महेश वर्मा को मत मानिए, दत्ता साहब को मत मानिए, अपने आप को भी मत मानिए, सर्वोच्च अदालत को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अतुल एक बात का जवाब दे दो कि ये बताओ कि असम में भी चुनाव होने हैं, वहां पर एसआईआर क्यों नहीं? फिर आ गए असम पर। उत्तर प्रदेश में मैं तो अभी एसआईआर पे आ रहा हूं, असम पर चले गए भाई। असम वाला जवाब आप देंगे ना? आपको देने के लिए महेश वर्मा है। मेरा सीधा सा सवाल है, आपकी लड़ाई किस बात पर है? सवाल पूछे तो फिर सवाल ऐसे नहीं होता है भाई। समझदार ऐसे नहीं होता है। फर्जी की बात फर्जी की बात पूछ रहा हूँ, फर्जी की बात। आखिर असम में भाई मैं ये पूछ रहा हूं कि एसआईआर का कानूनी अधिकार है कि नहीं है, उसका जवाब अगर आपके पास है तो दे दीजिए। कांग्रेस का आरोप है, अब आप असम पर चले गए। ये वही बात हो रही है, ये वही बात हो रही है कि जब मैं कुछ पूछूंगा आप कहेंगे नहीं इस पर हम जवाब नहीं देंगे, हम दूसरे वाले पर जवाब देंगे। फिर मैं कहूंगा उस पर दे लीजिए, नहीं उस पर नहीं देंगे, तीसरे वाले पर देंगे। अभी 5 करोड़ हो गया है, कल तक 3 करोड़ था। अरे भाई एक सवाल का जवाब तो पहले हो जाए, कम से कम जो आपने ही पूछा उसी का तो जवाब मिल जाए। मत पूछिए कि मैंने क्या कहा, मत बोलिए कि किसी और ने क्या कहा। आपके नेता ने जो कहा कम से कम उस मुद्दे का ही जवाब मिल जाए। मैं ये चाहता हूं, उसके बाद दूसरे सवाल पर बढ़ जाएंगे। बहरहाल महेश वर्मा, अब भाई यहां पर सवाल इस बात का है ना, एनआरसी भी है, एनआरसी का डर भी है। अब आपने कहा कि टीएमसी भी पहले कह रही थी कि एसआईआर होना चाहिए, अब वो कह रहे हैं कि नहीं एसआईआर नहीं होना चाहिए, और एसआईआर इस वजह से हो रहा है कि एनआरसी की प्रक्रिया है। दूसरी तरफ एसआईआर को लेकर कटघरे में खड़ा करते हुए कांग्रेस ने यह स्टैंड रख दिया कि भाई उनके पास अधिकार ही नहीं है। जब मैंने चंचल से पूछा कि भाई इसके पहले क्या आपके नेता ने जब आरोप लगाया था तब इस पर उन्होंने विचार कर लिया था? उन्होंने कहा कि नहीं एसआईआर जब पहले होता था तो जिस तरीके से और अब किस तरीके से, अब ये जिस और किस तरीके का मतलब क्या है? अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए महेश, उसके बाद मैं वैभव के पास जाऊंगा। देखिए आदरणीय अतुल जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप जो सवाल कर रहे हैं, या वैभव जी का या चंचल जी का जो चिंता है, जो कंसर्न है, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी उसके ऊपर जो है सारी चीजों को, सारी व्यवस्था को और पूरी मतलब जो एक संवैधानिक तरीके से, विधि विधान के तरीके से जो बात रखनी थी, कहनी थी, वो कह चुका है। अब उसमें कोई इफ और बट ये करना चाहे तो वो अलग बात है, वो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का अपमान है, पहली बात। दूसरी बात कि 9 अगस्त को 2025 को अखिलेश जी ने पब्लिकली क्या कहा कि भाई फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और फर्जी वोट जो है बना के और चुनाव जीतने का प्रयास किया जा रहा है। 2027 में मुझे चुनाव जीतना है, उसके लिए जरूरी है कि एसआईआर को अभी न किया जाए।
तो सवाल यह है कि आप चुनाव जीतने की वजह से संवैधानिक प्रक्रिया को जो है कहीं लंबित करना चाहते हैं। अब बात रही कि अभी हमारे मित्र चंचल जी का ये कहना था कि भाई आसाम में क्यों नहीं। मित्र 12 राज्यों में SIR होने जा रहा है और 9 तो प्रदेश हैं और बाकी 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और उसमें जो है आसाम जो है उसमें आसाम भी शामिल है, पश्चिम बंगाल भी है, हरियाणा भी है, मध्य प्रदेश भी है, ये सारी जगह है। अरे मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप जो है जो एंकर हैं हमारे, बता दीजिए आसाम है, जो विद्वान एंकर हैं उनसे आसाम है। अरे आसाम है मेरे भाई, आसाम में भी SIR होने जा रहा है, वेस्ट बंगाल में भी SIR होने जा रहा है। आपको मालूम नहीं है तो आप पढ़ लीजिए, पढ़ के आइए, अच्छा रहेगा। मैं वैभव जी मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, जब सेकेंड टाइम मैं मिलूंगा ना तो मैं माफी मांग लूंगा या आप माफी मांग दीजिएगा। एग्जैक्टली तैयार रहिए, माफी मांगेंगे। अतुल भाई जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। वैभव मैं आपके पास आ रहा हूं, वैभव आ रहा हूं आपके पास। अतुल जी इनको बताइए कि कितने राज्यों में SIR जो है कराने का चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है, और उसके ऊपर आपको सुन के हैरानी होगी वैभव जी कि उसी को लेकर तमिलनाडु के DMK, वेस्ट बंगाल से TMC और RJD और कांग्रेस, ये सारे लोग जो है एक रीट फाइल किए, और उस रीट का निपटारा अभी हाल में ही 5 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए, नए चीफ जस्टिस जो है सूर्यकांत जी ने ये कहते हुए ये कहा कि भाई वैध प्रक्रिया है, इसमें हम किसी प्रकार से इसको रोकने का कोई भी प्रश्न यही है महेश जी, प्रश्न यही था। अब चूंकि मेरे पास देखिए समय की थोड़ी बात है, प्रश्न यही है जो आपने कहा कि अगर इसको वाकई फिर से किसी को चैलेंज करना है, अगर SIR का अधिकार है कि नहीं है उसको चैलेंज करना है तो आप जा सकते हैं वहां पर। कुछ चीजें सर्वोच्च अदालत से योगी और मोहर लग चुकी है वहां पर। अब उसके बाद आरोप प्रत्यारोप अलग होंगे। देखिए NRC वाला जो मामला है, मैं मान सकता हूं कि उस पर चर्चा हो सकती है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं। दूसरा, जो उन्होंने 3 करोड़ और 5 करोड़ की एक बात कही है, हो सकता है कि कोई आशंका हो, लेकिन चुनाव आयोग के पास अधिकार है कि नहीं है इसका जवाब मिल चुका है, पहली बात। दूसरी बात कि ये एक प्रक्रिया है जो कि चुनाव के सरलीकरण की प्रक्रिया है। दत्ता साहब से मैंने 3 बार इसीलिए पूछा क्योंकि मैं कुछ कहता, आप लोग कुछ कहते तो शायद उस पर कोई आपत्ति हो सकती थी और उस आपत्ति का आपके पास आधार भी होता। बहुत जल्दी से वैभव काउंटर, फाइनल काउंटर आपका बहुत संक्षेप में, लेकिन समय कम है। दत्ता साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। अब यहां पर माने कि हां जो विपक्ष की मंशा है और जो सत्ता पक्ष की मंशा है कि हां SIR एक अगर प्रक्रिया है तो उससे एक बेहतर सुविधाजनक लोगों को विकल्प मिलना चाहिए, वो मिलेगा? अरुण जी, अतुल नाम है मेरा। अतुल जी बेसिकली अभी महेश जी ने बहुत ही सातिराना अंदाज में कह दिया आसाम में भी SIR चल रहा है। मैं इनको चैलेंज करता हूं, मैं आजीवन राजनीति छोड़ दूंगा अगर SIR की लिस्ट में उस 12 राज्य, 9 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी में होगा आसाम का भी नाम, तो ये पहले नेशनल टीवी पर खुलेआम झूठ बोल रहे हैं मोदी जी की तरफ। इस पे मेरी आपत्ति है, अब वो चेक कर लेंगे, बाद में माफी मांग लेंगे, स्वीकार हो जाएगा, क्योंकि मांगने वाले हमेशा माफी मांग के भागते हैं। अब आ जाते हैं, देखिए चुनाव की प्रक्रिया है, जब आसाम में नहीं हो रहा है तो सवाल खड़ा कर रहा है। विपक्ष का काम है जनता की बात करना। जो 24 से 36 महीने का SIR प्रक्रिया जो ये कहते हैं पीछे हुआ है 24 से 36, चूंकि 1 to 1 हर घर हर वोटर के पास BLO को जाना है, तो 24 से 36 महीने की जो प्रक्रिया थी उसको 24 दिन में निपटाने की बात हो गई, जबकि 2003 में जो वोटर का संख्या था हर बूथ पे उससे लगभग 3 से 4 गुना वोटर बढ़ गया है। बावजूद इसका जवाब ना चुनाव आयोग दे रहा है ना सरकार जवाब देगी। अब हम इस बात को कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता जरूरी है। चुनाव आयोग जनता की नजर में निष्पक्ष दिखे तब लोकतंत्र समृद्ध होगा। वाजिब बात है, मैं इस बात से सहमत हूं। वैभव मैं व्यक्तिगत तौर पर आपकी इस बात से सहमत हूं कि हाँ जो भी किसी का कंसर्न हो, वो चाहे किसी का भी हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस का है, वो जिसका भी कंसर्न हो, अगर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर कोई सवाल है तो ये वाजिब सवाल है। वो चाहे वैभव उठाएं, वो चाहे चंचल उठाएं या खुद महेश वर्मा उठाएं। भाई दत्ता साहब फाइनल सवाल, एक सेकंड, दत्ता साहब मेरा सवाल आपसे, फाइनल कमेंट आपका।
अब विपक्ष लौटकर इस मुद्दे पर आ गया है कि उनकी एक मंशा है चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर। क्या ये निष्पक्षता वाला जवाब मिल पाएगा? सर बहुत समय बिल्कुल कम है। दत्ता साहब विधि विशेषज्ञ है तो दत्ता साहब, अरे भाई तो आप हैं क्या विधि विशेषज्ञ? नहीं, आप हैं क्या विधि विशेषज्ञ? अरे वैभव क्या आप हैं क्या विधि विशेषज्ञ? नहीं, आप हैं क्या विधि विशेषज्ञ? ये मत तय करिए ना। नहीं, स्पीकर बोलेगा कि नहीं बोलेगा, स्पीकर क्या बोलेगा ये भी आप तय कर लीजिए, पॉलिटिकल एनालिस्ट क्या बोलेंगे ये भी आप तय कर लीजिए। अरे भाई आप हैं क्या? आप हैं क्या? आप नहीं है ना, आप भी नहीं है भाई। नहीं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो बीजेपी के हैं और वो समाजवादी पार्टी के हैं। नहीं, तो हम जब सवाल खड़े कर अरे भाई सवाल ही खड़े करेंगे सिर्फ। अगर भाई सवाल ही खड़े करना है सिर्फ तो जवाब का तो मौका नहीं मिलेगा ना। और किससे मैं सवाल करूंगा और उसका उनके पास क्या अधिकार है ये भी आप ही तय कर लीजिए। दिक्कत कांग्रेस के साथ यही है कि हम सिर्फ सवाल पूछेंगे, जवाब नहीं लेंगे। भाई दत्ता साहब से ही मैं सवाल पूछूंगा, ये आप तय नहीं करेंगे। वैभव ये आप तय नहीं करेंगे भाई, ये आप तय नहीं करेंगे। दत्ता साहब मेरा सवाल सीधा है, अगर किसी को कंसर्न है क्या चुनाव आयोग की निष्पक्षता वो भी कटघरे में है, क्या सदन के अंदर इस पर चर्चा हो पाएगी? मिस्टर दत्ता ये बात बताएं, मिस्टर दत्ता बताएं कि सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं जारी होनी चाहिए? चुनाव आयोग से आपने पूछ लिया, सर्वोच्च अदालत में आपने चैलेंज कर लिया, वहां से अगर आपको जवाब मिल जाए तो अच्छी बात है। दत्ता साहब इसके लिए लायबल नहीं है। नहीं, दत्ता साहब यहाँ पर पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आए हैं, आपका ये जवाब देने की सीसीटीवी मिला कि नहीं मिला उसके लिए आपने जहां पर चैलेंज किया था आप कर लीजिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास समय नहीं, माफी चाहूंगा। दत्ता साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, वैभव आपका भी, महेश आपका भी और चंचल आपका भी। तो एसआईआर की प्रक्रिया को अपनाने का चुनावी अधिकार जो है कि नहीं है कानूनी, वो किसके पास होना चाहिए, पहले था तो किसके पास था, ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि सदन में चर्चा में शामिल है। लेकिन अब यहां पर नए आरोप लग गए कि ये एनआरसी का पहला कदम है। दूसरा कि 5 करोड़, 3 से नहीं बल्कि 5 करोड़ के वोट कटने का दावा समाजवादी पार्टी ने कर दिया। ये ऐसे आरोप हैं जो कि हवा में हैं, इनका अभी तक फिलहाल कोई आधार जमीन पर नहीं दिखता, लेकिन सियासत इसी पर हो रही। नमस्कार।